हेलो स्टूडेंट्स। आज इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे सी लैंग्वेज के बारे में, जो काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी डिमांडिंग है। अगर आप कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि सी लैंग्वेज से आप जरूर इसको स्टार्ट करें, क्योंकि सी बहुत ही इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए और काफ़ी फास्ट है और समझने में भी इसको आप बहुत आसानी से और आप इसको जल्दी ही लर्न भी कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के स्टेप बाय स्टेप की सी लैंग्वेज को आप कैसे सीख सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस पूरे सेक्शन में हम बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस, इस सेक्शन में हम लोग अलग अलग सेशन में हम लोग जो है इस प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगी, जिसमें हम चैप्टर वाइज या कह सकते हो आप सेशन वाइज हम लोग सी लैंग्वेज को सीखेंगे। तो आज यह वीडियो सी लैंग्वेज का पहला वीडियो है, तो वीडियो में आप बने रहिए और डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं नेक्स्ट वीडियो का यानी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, ताकि आप कंटिन्यू लेक्चर्स आपको मिलते रहें और आप सी लैंग्वेज बहुत ही इजी तरीके से या आसान तरीके से आप समझ सकें और सी लैंग्वेज को आप काम कर सकें। तो ये लैंग्वेज बहुत ही इजी है और आप इसको घर पर बैठ के, अगर चैनल में आप नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास इस लैंग्वेज के हर एक वीडियोस के लिंक आपके पास तुरंत पहुँचे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए लैंग्वेज है ना, तो सी लैंग्वेज क्या है? एक पॉपुलर लैंग्वेज है, इसके बारे में जैसे अभी मैंने बात भी करी थी। तो अब बात ये आती है कि सी लैंग्वेज कब बनी और किसने बनाई। देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सी लैंग्वेज जो है डेवलप हुई थी 1970 से लेके 72 में। बहुत सारी बुक्स में आपको अगर देखेंगे तो उसमें वही लिखा होगा कि सी लैंग्वेज जो है डेवलप इन 1972 बाय डेनिस रीची क्या थे कि ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे यूएसए के। तो उन्होंने जो है इसको बेल लैबोरेटरीज में जो है डेवलप करा था, किसको? सी लैंग्वेज को। एक्चुअली अगर हम देखे जाए तो सी लैंग्वेज से पहले भी क्या होता था, एक बी लैंग्वेज होती थी और जिसको हम बीसीपीएल कहते थे। बीसीपीएल का मीन्स होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो बीसीपीएल यानी बी लैंग्वेज को ही इनहेंस करके जो है सी लैंग्वेज बनी है। देखिए सी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर राइटिंग अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए यहाँ पर बात आ रही है कि जो सी का जो यूज है, सी लैंग्वेज का आखिर यूज क्या है, आखिर हम सी लैंग्वेज सीख क्यों रहे हैं। तो आप सी लैंग्वेज के थ्रू क्या कर सकते हो, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी जैसे एंड्रॉइड हो सकता है या दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप वो क्रिएट कर सकते हो, और साथ ही साथ जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह आप यूज या उसको क्रिएट कर सकते हो। देखिए एक चीज़ और फैक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर नोट भी कर लीजिएगा। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो क्या है, सी लैंग्वेज में ही बना हुआ है, सी लैंग्वेज में ही इसको इन्हांस करा गया है। तो जो है सी कंपाइलर एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैव बीन रिटन इन सी। ये देखिए तो जो सी का जो कंपाइलर है और आपका जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है। क्लियर हो गई बात, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके फीचर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए सी लैंग्वेज के फीचर्स अभी मैंने जैसा आपसे बताया था कि इजी टू लर्न, आप जो है सी लैंग्वेज को बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, आप लर्न कर सकते हो। दूसरी बात करते हैं, स्ट्रक्चर्ड एक लैंग्वेज है, इसको हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। एंड वी कैन डेवलप है ना एफिशिएंट प्रोग्राम्स, इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज, है ना, इसको हम एक एक करके अभी बात करेंगे आगे। इट कैन बी कंपाइल्ड इन वेरियस कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का मतलब आप समझ सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसको कंपाइल भी कर सकते हो। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है। और सी क्या है, बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है, मीन्स इसका एग्जीक्यूशन कंपाइलेशन बहुत ही फास्ट होता है अदर देन जो दूसरी लैंग्वेज है। अगर हम उसके साथ इसको कंपेयर करें तो ये क्या कर सकता है, तो सी जो है आपका दूसरी लैंग्वेज के कंपैरिजन में अगर हम बात करें ये उससे फास्ट है। सी इज़ वेरी फास्ट, है ना, कंपेयर टू द जावा और पाइथन जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उससे फास्ट है। अच्छा दूसरी चीज़, अगर आप सी सीख लेते हैं, है ना, तो आज आप सी तो सीख स्टार्ट ही कर दिया आपने सीखना,
अगर आप सी सीख लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो सकता है C++ या जावा या पाइथन को सीखना, है ना। इफ यू नो सी यू विल हैव नो प्रॉब्लम लर्निंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज, है ना, C++, जावा और पाइथन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं कि जावा तो बड़ी टफ हो रही है, या पाइथन बड़ा टफ है, या C++ टफ है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें टफ लग रही हैं तो वैसे तो घबराने की बात नहीं है, C++ भी आप डायरेक्ट सीख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सी सीख लेते हैं तो आपके लिए C++, जावा या पाइथन सीखना बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, अब सी लैंग्वेज को कैसे स्टार्ट करना है, इसके प्रोग्राम को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास ना यहाँ पर टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, या दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। पहला क्या हो सकता है आपका, जैसे टेक्स्ट एडिटर हो गया। टेक्स्ट एडिटर का मतलब ये हो गया कि आखिर सी का प्रोग्राम आप लिखोगे कहाँ, कहीं तो प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी ना, हमें टाइप करना पड़ेगा ना, तो वो उसको हम कहते हैं टेक्स्ट एडिटर। दूसरा होता है इसका कंपाइलर। एक्चुअली क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल सी बात करते हैं कि लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, राइट। लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, देखिए तो होता क्या है कि कंप्यूटर को आप जब कोई इंस्ट्रक्शन देंगे तो आप किस में देंगे, हिंदी में देंगे, इंग्लिश में देंगे। चलो मान लेते हैं आपने इंग्लिश में दे दिया, तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपका कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, क्या इंग्लिश लैंग्वेज को समझता है, नहीं, है ना। तो होता क्या है कि जब आपके पास, मान लीजिए आपके सामने एक कोई पर्सन बैठा हुआ है, वो केवल और केवल सपोज इंग्लिश समझ सकता है और आप केवल और केवल हिंदी बोल सकते हैं, क्या आप दोनों बात कर पाएंगे, नहीं। तो हमें ऐसी सिचुएशन में हमें क्या चाहिए, एक ट्रांसलेटर चाहिए, है ना। तो वो क्या करेगा, आपकी लैंग्वेज को उसकी लैंग्वेज में और उसकी लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो उसी को कंप्यूटर की लैंग्वेज में यहाँ पर कंपाइलर बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिएगा, एक टेक्स्ट एडिटर जहाँ पर हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम टाइप करेंगे या लिखेंगे, और एक हमें चाहिए कंपाइलर। कंपाइलर मीन्स ट्रांसलेटर, जो क्या करेगा, सी के प्रोग्राम को मशीन अंडरस्टैंडेबल बनाएगा, यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ लेते हैं। अच्छा, टेक्स्ट एडिटर तो आप बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर मुझे लगता है बहुत पहले से ही आप जानते हो। जैसे नोटपैड, अगर आपने देखा होगा कि कॉमनली हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नोटपैड, एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर मिलता है ना। तो इसको क्या है, देखिए टेक्स्ट एडिटर कह रहा है इज़ यूज टू टाइप योर सी प्रोग्राम, यानी कोई भी सी का प्रोग्राम अगर आपको टाइप करना है तो आपको एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ेगी। तो नोटपैड क्या है, एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है जो आपका विंडोज ऐप में अवेलेबल हो। या आप अगर माइक्रोसॉफ्ट डॉस में अगर हम बात करते हैं, डॉस में आप एक एडिटर भी होता है जिसको आप एडिट कमांड भी कह सकते हो, या एडिट लिख के एंटर कर दीजिएगा तो आपके पास डॉस का अपना प्राइमरी एक एडिटर खुल के आ जाता है। तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम को लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम को लिख लेते हो तो आपको क्या करना है, उस प्रोग्राम को सेव करना होता है। और सेव करने के लिए, है ना, कोई भी प्रोग्राम अगर आप नोटपैड में लिख रहे हो या आप डॉस के एडिटर में लिख रहे हो, कहीं भी आप प्रोग्राम को टाइप कर दीजिए। तो जब आप प्रोग्राम को टाइप करेंगे ना, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .c। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए आपके पास, उस फाइल का एक्सटेंशन होना चाहिए .c। तो ये कह रहा है कि इज यूज, है ना, नोटपैड क्या है आपका एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है जहां पर आप सी या C++ के, ये C++ में भी काम आ जाएगा कि प्रोग्राम को आप लिख सकते हो, या डॉस का एडिट कमांड जो होता है उसमें भी लिख सकते हो, या दूसरे जो भी आपको पास एडिटर मिलता है आप उसमें लिख दीजिए। लेकिन जब आप फाइल को सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन .c मत भूलना आप, है ना, .c जरूर आप इसको करना। तो आप उसका बेसिक जो टेक्स्ट एडिटर है या जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप सी का प्रोग्राम कहीं भी टाइप करिए, लेकिन आप जब आप प्रोग्राम को सेव करेंगे, है ना, नोटपैड में आपने देखा होगा जब आप फाइल को सेव करते हो तो .txt एक्सटेंशन बन जाता है, तो आपको .txt नहीं करना है ना, तो उसको ऑल फाइल्स में जाके आप जरूर कर दीजिएगा, .c कर दीजिएगा, ठीक है। तो .c में जाके प्रोग्राम को सेव कर दीजिए, तो आपका सी लैंग्वेज का प्रोग्राम आपका सेव हो गया। अब बात आती है इसको कंपाइल कैसे करेंगे। यस, अब बात हम लोग करते हैं कंपाइलर की, है ना। तो प्रोग्राम आपने लिख लिया, उसको प्रोग्राम को आपने सेव भी कर लिया, तो बात आती है अब कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अभी जैसे मैंने बात भी करी, एक ट्रांसलेटर का नाम है ना। कंपाइलर क्या है, ट्रांसलेटर का नाम है, और ये क्या करता है, आपके जो ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड है, यानी सी का लैंग्वेज में जो आपने अभी प्रोग्राम लिखा होगा, तो ये क्या करेगा, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर इज नेम ऑफ द ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट ह्यूमन readable source code to machine language so that computer can execute
द प्रोग्राम। ये सिंपल सी बात है। आप यहाँ पर देखिएगा, अगर कंप्यूटर देखिए कि अंडरस्टैंडेबल अगर उसको लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं मिलेगा तो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, जो सी लैंग्वेज का आपने सोर्स कोड लिखा है जिसको आप ह्यूमन रीडेबल होता है, क्योंकि हम टाइप करेंगे तो रीडेबल भी होगा, तभी तो हम समझ भी पाएंगे हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो आपने जो प्रोग्राम को लिख लिया है तो आपका कंपाइलर क्या करता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, तब जाके आपका कंप्यूटर उसको जो है एग्जीक्यूट करता है। कॉमनली C/C++ फ्री कंपाइलर इज यूज्ड। देखिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कॉमनली जो यूज करते हैं, मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे रहा हूं जहां पर से आप क्या कर सकते हो, C या C++ के प्रोग्राम को या उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अभी मैं आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वहां पर उसको क्लिक कर दीजिएगा तो आपके पास C लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। तो उसको आप डाउनलोड कर दीजिए। अभी मैं आपको एक यहाँ पर बता दूंगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने डाउनलोड का लिंक दिया है उसको आप सबसे पहले कॉपी कर लीजिए या डबल क्लिक करके भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपने गूगल क्रोम में या जो भी ब्राउज़र आपके कंप्यूटर में है उसको खोल लीजिए और एड्रेस बार में इसको आप पेस्ट कर दीजिए। और मैंने ये इसको पेस्ट कर देता हूँ और फिर एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे देखिए डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, 8 सेकंड 7 सेकंड ऐसे ये एक आएगा टाइमर और ये डाउनलोड हो गया है। देखिए जब ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाए, और अभी डाउनलोड हो रहा है, और जब ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस एरो से जाके है ना शो इन फोल्डर कर दीजिए और फिर इसको राइट बटन क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है इसको अनजिप कर दीजिए, क्योंकि जिप्ड फाइल है ना, तो आप इसको जो है अनजिप कर दीजिए। ये देखिए अनजिप हो रहा है, तो इस तरीके से आप इसको अनजिप कर देंगे। अभी अनजिप हो रहा है। ऐसे ही ये टाइम लेगा आपके कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर की स्पीड के अकॉर्डिंग। ये फोल्डर है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ये एक सेटअप फाइल अब आपको दिखा रहा है ना। तो सेटअप फाइल में भी आप डबल क्लिक करेंगे तो इसका इंस्टॉलर खुल जाएगा। तो इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये इसका इंस्टॉलर आ गया है। देखिए प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल आ गया है, तो इसको होने दीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। और अब जो है ये बॉक्स आ गया है, इसमें इंस्टॉलेशन विजार्ड, इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके इसको फिर से नेक्स्ट कर दीजिएगा और इंस्टॉल कर दीजिएगा। अब यहाँ पर परमिशन मांगेगा तो इसको परमिशन में जाके इसको यस कर दीजिएगा और ये इंस्टॉल हो गया है। लॉन्च द प्रोग्राम, इसको क्लिक ही रहने दीजिए, इसको फिनिश कर दीजिए। और अब आपके पास ये बॉक्स आ गया, इसमें स्टार्ट टर्बो C++ या टर्बो C दोनों सॉफ्टवेयर एक ही हैं। इसमें स्टार्ट टर्बो C++ पर क्लिक कर दीजिएगा और ये आपका पास आपके कंप्यूटर की स्क्रीन में जो है ये आ गया है C लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज का कंपाइलर और एडिटर, ये दोनों ही हैं। तो आप इसमें कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। एक प्रोग्राम मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ। फाइल में जाके न्यू कर दीजिएगा, ये न्यू हो गया है। और अब आप यहाँ पर जैसे सबसे पहले हेडर फाइल होती है हैश इंक्लूड ब्रैकेट ओपन stdio.h, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आप इसको stdio.h ऐसे टाइप कर दीजिएगा, एंटर। और वाइड मेन यहाँ पर void वाइड मेन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एंटर, कर्ली ब्रेस ओपन। प्रिंट एफ फंक्शन एक होता है, प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल इंडोट कोड और यहाँ पर करते हैं हेलो सी इंडोट कोड क्लोज, सेमीकोलन से क्लोज और यहाँ पर कर्ली ब्रेस भी क्लोज कर देंगे। तो एक छोटा सा प्रोग्राम ये है। अब इसको कंपाइल करना है तो ऑल्ट C से कंपाइल एंटर कर दीजिए। ये देखिए है ना एरर फ्री। रन इस तरीके से ऑल्ट R में रन में जाकर एंटर, और ये अब आपके पास आउटपुट देखने के लिए ऑल्ट के साथ F5 प्रेस कर दीजिए तो इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। तो ये इसको एक बार चेक कर जरूर कर लीजिएगा इस तरीके से। फिर फाइल में जाके ही इसको क्विट भी हम कर सकते हैं, फाइल में जाके क्विट। अब बात करते हैं C प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को। अगर आप C का प्रोग्राम लिखना चाहते हो, आप C का प्रोग्राम जब स्टार्ट करोगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा ना। जैसे सिंपल सी बात है, अगर हम लोग इंग्लिश में कोई सेंटेंस होते हैं तो उसका सेंटेंस का भी एक फ्रेम होता है।
है ना। तो यहाँ पर जैसे पहले सब्जेक्ट लगेगा या आपका वर्ब लगेगा, ये सारी चीज़ें उसमें डिपेंड करती हैं। ऐसे ही सी के प्रोग्राम का भी एक स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करोगे तो टॉप ऑफ द प्रोग्राम आप क्या करोगे, प्री प्रोसेसर्स डायरेक्टिव हम इसको कहते हैं, सबसे पहले आपको वो लिखने पड़ते हैं, या इसी को हम हेडर फाइल भी कहते हैं। अभी आपके समझ में शायद ये नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको आगे ये प्रोग्राम बताऊंगा कि इसको कैसे लिखा जाता है और प्री प्रोसेसर का यूज क्या होता है। प्री प्रोसेसर का मतलब आप वैसे ये भी समझ सकते हो, प्री प्रोसेस्ड, है ना, जो पहले से ही प्रोसेस किया हुआ है, ऐसा समझ लीजिए, है ना। या हेडर फाइल, हेडर फाइल को भी हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं हेड यानी प्रोग्राम के हेड में जो फाइल लग रही है उसको हम हेडर फाइल कहते हैं। और हेडर फाइल के अंदर ये समझ लीजिए कि ऑलरेडी कुछ फंक्शंस या कुछ एक्टिविटीज या कुछ फॉर्मूले लिखे गए हैं जिनको कंप्यूटर ऑलरेडी जानता है या इसकी लाइब्रेरी में हमने डाल दिए हैं, ये वो होता है। अभी आगे जाके मैं उसको बताऊँ। तो फिर आता है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेकंड नंबर पर अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो ये वेरिएबल ग्लोबल होंगे। तो आगे मैं बताऊंगा ग्लोबल और लोकल के बारे में भी बात करेंगे, ये हो गया। फिर आता है यहाँ पर वॉइड मेन कहते हैं, जनरली आपने वॉइड मेन देखा होगा, फिलहाल मैंने यहाँ पर मेन ही लिखा हुआ है। मेन एक फंक्शन होता है, तो एवरी सी प्लस प्लस या जावा प्रोग्राम शुड हैव वॉइड मेन, है ना। तो हर एक प्रोग्राम में मेन मेथड का या मेन फंक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि प्रोग्राम यहीं से एग्जीक्यूट होता है ना, प्रोग्राम यहीं से एग्जीक्यूट होता है। मैं फिर से अगले लेक्चर में भी इसको हम बात करेंगे कि जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक आपका फंक्शन जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है ना। तो हम यहाँ पर आप मेन मेथड है या मेन फंक्शन को कौन एग्जीक्यूट करता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, मैं एग्जीक्यूशन के टाइम में इसको आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। तो फिलहाल ये समझ लीजिए, यहाँ पर सबसे ऊपर हेडर फाइल लगानी है, और यहाँ पर आप अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे। फिर आपका मेन मेथड आ गया या मेन फंक्शन आ जाता है। फिर करली ओपन, इसका मतलब है कि मेन मेथड का जो है आपका वर्क एरिया यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आता है लोकल वेरिएबल। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, है ना, तो वेरिएबल क्या होते हैं उसके बारे में हम भी बात करेंगे। तो ये अगर वेरिएबल आप यहाँ पर डिक्लेयर करते हो वो लोकल वेरिएबल है। लोकल का मतलब केवल मेन फंक्शन के अंदर ही ये काम करेंगे, मेन के बाहर ये एग्जीक्यूटेबल या विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, दैट इज क्लियर। अच्छा, आगे बात करते हैं एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर आप वो सारे स्टेटमेंट्स लिखिए, वो सारे इंस्ट्रक्शन लिखिए जो आपको कंप्यूटर से रीड करवाना है या कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करवाना है या क्या वर्क करवाना है, उससे रिलेटेड आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे। क्लियर होगी बात? ओके। फिर आता है फंक्शन कॉलिंग। अभी मैं बात कर रहा था ना फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग का मतलब होता है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि फंक्शन का मतलब होता है कोई फॉर्मूला। यहाँ पर फॉर्मूला जैसे PRT ओवर 100, है ना, ये प्रिंसिपल आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है PRT ओवर 100। तो PRT ओवर 100 को हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, PRT की वैल्यू रखते हैं और सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके आपको दे देता है। तो वही चीज़ यानी जो मैथ्स में जिसको हम फार्मूला कह रहे हैं, ये समझ लीजिए कि सी लैंग्वेज में या C++ में या जावा में हम उसको फंक्शन कह देते हैं। अब ये कैसे बनेगा, कैसे कॉल करेंगे, वो हम आपको बताएंगे फिर से। और यहाँ पर मेन मेथड या मेन फंक्शन को ये क्लोज कर देता है। तो छोटा सा ही ये इस तरीके से ये प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर होता है। हाँ, प्रोग्राम जरूर बड़े बन जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं, लोकल जो हमारे वेरिएबल हैं, और एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, फंक्शन बहुत सारे जिनको हम कॉल कर सकते हैं, तो इसलिए प्रोग्राम का साइज बढ़ जाता है। पर प्रोग्राम का वैसे देखा जाए स्ट्रक्चर इतना ही है। अच्छा, फिर बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? देखिए, कीवर्ड्स ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में जिनका मीनिंग ऑलरेडी फिक्स्ड रहता है ना। तो इनको रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है। देखिए, प्री डिफाइंड वर्ड, है ना, हमारी लैंग्वेज में भी प्री डिफाइंड वर्ड है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में COW, काव। काव क्या है? एक जानवर है, गाय, उसके लिए रिजर्व है, समझ लिए। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर आप इंग्लिश में अगर गाय को अगर आप जो है रेफर करेंगे तो काव वर्ड से ही रेफर कर सकते हैं, तो आप उसकी मीनिंग चेंज नहीं कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर जो है प्री डिफाइंड वर्ड हैं जिनका पहले से ही मीनिंग आपके कंपाइलर को एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो आप इनकी मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर हम बात करें सी लैंग्वेज में, हमारे पास जो है केवल 32 कीवर्ड्स हैं, इन्हीं से हमारी पूरी सी लैंग्वेज में काम चल जाएगा। अब देखिए, तो ये कह रहे हैं कि प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, है ना, हुज मीनिंग हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू द कंपाइलर, ओनली 32 कीवर्ड्स यूज्ड इन सी, है ना। तो इनको आप ऑल्सो नोन एज द रिजर्व वर्ड। आप ये रिजर्व वर्ड भी हैं। अब जैसे एक वर्ड अगर हम देख लें, 32 कीवर्ड, जैसे ऑटो है ना, ये ब्रेक है, हाँ थोड़ा सा लिखने में हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर ये ब्रेक, इसको जरूर BREAK ब्रेक लिखिएगा। केस,
है ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ ज़रूर नोट करिएगा, ये सारे के सारे जो कीवर्ड हैं ये स्मॉल लेटर में है। हाँ, ये स्मॉल लेटर में है। फिर ब्रेक हो गया, केस हो गया, कैर हो गया, कॉन्स्ट हो गया, है ना, कंटिन्यू, ये सारे कीवर्ड हमारे आगे जाके ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होने वाले हैं। मैं वहाँ पर इनको एक्सप्लेन भी करूँगा कि कैर कहाँ पर यूज़ होगा, कॉन्स्ट कहाँ पर होगा, कंटिन्यू हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, है ना, डू है, डबल है, एंड एल्स, इनम, एक्सटर्न, फॉर, गो टू, इफ, इंट, INT, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, है ना, साइंड, और साइज ऑफ, SIZD ऑफ, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डिफ, TYPEDEF एक ही वर्ड है, टाइप डिफ, यूनियन, अनसाइंड, अनसाइंड, है ना, वाइड, वाइड, वोलेटाइल, वोलेटाइल, ठीक है, ये वोलेटाइल है, VOLATILE, राइट। फिर है यहाँ पर आपका वाइल है, WHILE, ठीक है, क्या है, वाइल है, एंड फ्लोट है, ठीक है। तो ये हमारे पास 32 कीवर्ड्स हैं, इन्हीं से आपका प्रोग्राम बनेगा। तो ये आज का एक सेशन था। हम अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे, और हमारा जो है सी लैंग्वेज में एक हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हम जिसको कहते हैं हेलो सी, वो प्रोग्राम कैसे बनेगा वो करेंगे। तो डिस्कशन लिंक में जाके आप नेक्स्ट लेक्चर में का टॉपिक भी ले सकते हैं। डिस्कशन लिंक में आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। थैंक यू। हाँ, अगर एक चीज़ और, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स को या दूसरे स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू।